Hey there, this is Pranshu Verma and let's get started on first lecture on gravitation. Okay, एक नई दुनिया है, एक नया चीज़ है. मेरे हाथ काले ज़रूर लग रहे होंगे. ओके, क्योंकि आज इंक डालते वक्त इंक हाथों पे गिर गई. कल परसों मेरी जीन्स ख़राब हो गई थी, ठीक है, उस पर गिर गई थी इंक. आज मैंने हाथ रंग दिए अपने. चलता रहता है, ठीक है. ये काम भी मैं अपने आप ही करने पड़ते हैं. हाँ, तो आज स्टार्ट करते हैं हम नया चैप्टर अपना, ग्रेविटेशन. ओके, यहाँ से सारी कहानी स्टार्ट होती है. न्यूटन के सिर पे सेब का फल गिरने से, सेब गिरा, न्यूटन ने ग्रेविटेशन बना दिया, हमारे सिर को दर्द दे दिया. ऐसा कुछ नहीं हुआ था. दैट वाज एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है जो बना दी गई है. दैट इज टोटली फॉल्स. ओके, कम्प्लीटली फॉल्स है. ओके, सो ग्रेविटेशन की स्टार्ट करते कहानी. तो ग्रेविटेशन की स्टार्ट कहानी होती है केपलर से. केपलर जो था वो न्यूटन से भी पहले आपको ग्रेविटेशन बताया था, लेकिन बाय द वर्च्यू ऑफ कोरोना, ओके, केपलर आपके सिलेबस से भाग चुका है. ओके, केपलर बहुत ही अच्छे सिस्टम दिया था, लेकिन फिर भी आपको एक डेरिवेशन ऐसा है जहाँ पे केपलर का सेकंड लॉ आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा. तो ठीक है, हम लोग केपलर को बाद में देखेंगे यदि टाइम बचा तो. ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं केपलर भी. ओके, चलिए तो कहानी स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स से. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इन दिस चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अलावा कोई और टॉपिक भी नहीं है. हाँ जी, बिल्कुल सही बोला. ओनली द एक्सटेंशन ऑफ दिस टॉपिक. इसी के एक्सटेंशन है. ओके, इसी के एक्सटेंशन है. अभी तो आपके टॉपिक सिलेबस में से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हटा दिया है, तो उसके भी डेरिवेशन नहीं है. उसके 3 डेरिवेशन होते थे, वो भी नहीं है अब सिलेबस में. ओके, तो आपको तो बहुत फ़ायदा है. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही पढ़ना है अब आपको, कुछ नहीं है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करें कहानी. न्यूटन ने कहानी स्टार्ट की थी कि न्यूटन वो बंदा था जिसने सोचा कि जो ये सन है हमारे सूरज दादा, ओके, तो इसके अराउंड जो है अर्थ रिवॉल्व करती है. इससे पहले तो सारे परसेप्शन ऐसे थे कि सन अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है. ओके, और कई जगहों पे तो बताया गया है कि अर्थ जो है भैया चकोर है, मत जाओ पानी में, गिर जाओगे, मर जाओगे. सीधे यहाँ पे एक ड्रैगन बैठा है, ओके, और आपको खा जाएगा. ओके, शैतान है यहाँ पे, शैतान का नाना है यहाँ पे. ओके, एंड आप जाओगे, ऐसे जाओगे, खत्म. ठीक है, ऐसे कई सारे परसेप्शन थे. लेकिन इससे भी कई सालों पहले हमारे देश के ज्योतिषों ने ये काम बता दिया था कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड. ओके, लेकिन ठीक है, हमारी कोई सुनता कहाँ है ना. नो, कोई नहीं सुनता हमारे कोई नहीं सुनता. ठीक है, उस समय पे भी कोई नहीं सुनता था. ओके, ठीक है. ओके, तो उसने अर्थ और सन को बहुत ज़्यादा बेसिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की. ठीक है, कई सारे कंसेप्ट बताए. उसने कुछ ऑब्जर्वेशन की जिसमें से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या ऑब्जर्वेशन थी. उसने बोला कि ऑल सब्सटेंस which have mass attract each other. बहुत तगड़ी बात है ये, बहुत ही भयानक बात है कि दुनिया में, ठीक है, जिसके पास भी कोई मास है वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है. ये खतरनाक बात है, खतरनाक. ठीक है, इससे सारे लॉ एकदम जो ना भिना गए उस टाइम के. क्या कह दिया न्यूटन ने. और न्यूटन है बहुत भारी आदमी है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते. ठीक है, तो न्यूटन ने बोल दिया तो सच ही होगा. उसका परसेप्शन ये था न्यूटन का. ओके, ये बनी हुई थी उसकी एक छवि बनी हुई थी. ओके, तो
बोला है, ठीक है। तो हमने मान लिया इस चीज को कि ऑल सब्सटेंसेस इन यूनिवर्स विच हैव मास दे ऑल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, सब के सब अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस फोर्स ऑफ attraction is always directed along the line, along the straight line joining them। ओके, यहाँ पे मैं एक चीज और लिख लूँ, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सब्सटेंस। ओके, इस चीज को भी लिख लो, बिटवीन टू सब्सटेंस। ओके, इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देम। ओके, मतलब ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है। ओके, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ओके, खुद के सेंटर से, उनके खुद के सेंटर से ज्वाइन कर दो। अब ये जो लाइन है ना, इसी लाइन के अलोंग लगेगा ये फोर्स। ओके, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी न्यूटन की, जिसके बेसिस पे उसने कुछ कैलकुलेशंस की। ठीक है, हाँ जी। तो आज जब ये आप लेक्चर देख रहे हो तो बिहार का इलेक्शन हो रहा है, मतलब इलेक्शन नहीं हो रहा है तो रिजल्ट आ रहा है, और सुबह हमारी आरजेडी जीत रही थी और अब बीजेपी जीत रही है। ठीक है, चलिए आपकी आज की ताज़ा खबर समाप्त। चलिए आगे बढ़ने, और क्या करा इसने, और क्या ऑब्जर्वेशन थी। न्यूटन की ऑब्जर्वेशन है सारी की सारी, मेरी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। ठीक है, इसमें कोई गलती है तो न्यूटन की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, आप बड़े होके बोलने लग जाओ कि सर आपने गलत पढ़ाया था ग्रेविटेशन लॉ। क्यों भाई, सर मैंने कैलकुलेशन की है, मैंने निकाला है, ये तो ये आ रहा है, तो मुझे मत कहना। वैसे एक्चुअली में ग्रेविटेशन लॉ यूनिवर्सल है, ये ट्रूथ है। ओके, इसमें कोई कमी नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम एक्यूरेट है। ओके ओके, सो ओके, तो आगे उसने क्या बोला, दिस फोर्स, देखो सबसे पहले तो उसने बताया कि एक फोर्स है जिसके पास भी मास है उसके बीच में लगता है। ठीक है, एक फोर्स है। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, फोर्स। ओके, उसने दूसरा बताया कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, दो सब्सटेंसों के बीच में जो लग रहा है, ये जो है डायरेक्टेड है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। ओके, अलोंग स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देम। ओके, अब उसने बात करी इसके मैग्नीट्यूड की। अभी तक तो वो केवल ये बता रहा था कि फोर्स है, फोर्स के बाद उसने बताया कि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी लाइक दिस। अब नाउ ही गोना डिस्कस ऑन द मैग्नीट्यूड। ओके ओके, दिस फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the multiplications of both masses। both masses, इसका मास m1, इसका मास m2, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जितना भी होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। अभी कहानी सुनते जाओ, अभी कहानी बस सुनते जाओ, उसके बाद हम ड्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वाज द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, अगेन अभी वो रुका नहीं है, अभी उसकी भूख पूरी नहीं हुई। ओके, अभी वो रुका नहीं है, अभी उसने बताया फोर्स है, फिर बताया फोर्स की डायरेक्शन है, फिर बताया प्रोपोर्शनल है, अब बताएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, दिस फोर्स इज, अच्छा यहाँ पे लिख लो, एफ जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। ओके, दिस फोर्स इज इनवर्सली proportional
to the square of the distance between the center of the substance, or you can say masses. ठीक, सब्सटेंस से नहीं, सेंटर से, उनके सेंटर से। टीचर्स गलती करते हैं यहाँ पे, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जहाँ मिसकंसेप्शन और कंसेप्शन। ओके, मेरे पास एक बुक है जिसका नाम ही है कंसेप्शन एंड मिसकंसेप्शन ऑफ फिजिक्स। ओके, हाँ ठीक है। तो मैंने एक तरीके से वहाँ से एक अपना ही एक अलग से नोट्स बनाया है उस चीज़ के लिए कि आपको मैं बता सकूँ कि जो नॉर्मल बच्चे हैं वो गलती क्या करते हैं और मेरे से पढ़ के बच्चा सुधार क्या करता है। सर प्रमोशन, ठीक, मैं जो बता रहा हूँ ना वो गलतियाँ क्या करते हैं। यहाँ पे जो टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स भी हैं तो वो बोलते हैं कि भैया जो डिस्टेंस है दो के बीच में, दोनों सब्सटेंसेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो कि गलत है, कंप्लीटली गलत है। क्योंकि न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ ओनली कैन बी एप्लीकेबल व्हेन द बॉडीज आर पॉइंट मासेस। जब हम किसी भी बॉडी को, सब्सटेंस को पॉइंट मास कंसीडर कर लें तभी ये एप्लीकेबल है, नहीं तो नहीं। मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टडी करने के लिए you have to understand the concept of center of mass that has been studied by me in the previous chapter. Okay सर, ठीक है। तो भाई साहब याद रखिएगा, ये डिस्टेंस नहीं, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये। हाँ, समझ में आया क्या? आया ना? ठीक। तो इसने यहाँ पे अपनी कहानियाँ रोक दी, यहाँ पे अपनी कहानी रोक दी। ओके, अभी तो रुक जाओ, एक कहानी और है इसने जो बताई। अभी ये सारा पूरा यही है लॉ, इसी को तोड़ के लिख लो, इसी को बांध के लिख लो, है। हाँ ठीक है, इसी को लिखने का है। देखो पूरा सेंटेंस यही बनाना है। देखो कैसे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन all bodies in the universe attract each other. This force of attraction is proportional to the multiplication of their masses and inversely proportional to the square of the distance between the objects or the substance or the masses. Okay, and the force is always along the line joining the both masses. बस काम खत्म। इसी को तोड़ के लिख लो, इसी को एक साथ लिख लो, वही है सिस्टम। जो मैं लिखा रहा हूँ वो अथार सत्य है। ओके, अब देखो और एक चीज़ निकालूँ आपके लिए। चलिए, ये सेवा आपके लिए, ठीक है। इस सेवा की अवधि समाप्त हो जाएगी इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद, ठीक है। लेकिन ये लेक्चर पड़ा रहेगा यूट्यूब पे, तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। ओके सर, इतनी हिंदी मत बोला करो, हमको समझ में नहीं आती। ओके ठीक है, थोड़ा सा अंग्रेजी भी बोल देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ जी, ना लास्ट जो चीज़ उसने बोली कि बोथ बॉडी विल अप्लाई इक्वल फोर्स ऑन ईच अदर। ओके, याद रखना, दोनों का फोर्स ये डिपेंड नहीं करेगा कि मास किसका बड़ा है, उस पर ज़्यादा लगूंगा या वो ज़्यादा लगाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब ध्यान से सुनो, अर्थ है, अर्थ के सामने मैंने एक चींटी रख दी, अर्थ के सामने मैंने एक आंट रख दी, आंटी नहीं, आंट, चींटी। ओके, अब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चींटी पे अर्थ लगा रही है, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चींटी लगा रही है अर्थ पे। समझ में आया? कॉन्सेप्ट ठीक है? कोई बात नहीं, धीरे धीरे भी सीखोगे। आज तो नया चैप्टर है यार, पहला दिन है, पहला लेक्चर है, सब कुछ अभी सीख लोगे क्या। ओके, द दो फोर्सेस विल बी इक्वल टू ईच अदर एंड ऑलवेज बी अपोजिट। ओ तेरी, यो क्या है, ये क्या बोल दिया सर। अब सुनो, अब मैं आपको सारी कहानी दिखाता हूँ, कैसे दिखाता हूँ। सही बात है, लिटरली मैं बोल रहा हूँ।
मैं बिना किसी एनिमेशन के आपको समझा दूंगा ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है, बिना किसी एनिमेशन के। देखो जरा, मैंने मान लिया ये दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, ये दो बॉडी है, इसका मास m1 है एंड द मास ऑफ दिस बॉडी इज m2। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दिस बॉडीज is r, okay, this distance is r, okay। Now this distance is not from here, this is from the center of their masses, okay। okay, तो अपन लोगों को क्या बोला, क्या न्यूटन ने क्या देखा, न्यूटन ने जैसे ही ये काम किया उसने पाया कि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन मास m1, ओके। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है इस तरफ होगा, पास आओगे ना, m2 बुला रहा है उसको, भैया आओ मेरे पास, ओके, आओ मेरे पास, खाना पीना खा के जाओ, ओके। लेकिन उसने एक चीज़ कंसिडर की कि 2 पे जाऊँ मैं तो 2 पे भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, 2 पर भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, 2 भी बुलावे पे है 1 के, इन्विटेशन पे है 1 के, ओके। 1 बुला रहा है 2 को, आजा, 2 बुला रहा है 1 को, आजा, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तभी तो अट्रैक्शन फोर्स है, तभी तो देखो दोनों एक दूसरे को बुला रहे हैं। देखो ये इधर बुला रहा है, ये इधर, ये प्लस एक्सिस की तरफ जाना चाह रहा है, ये माइनस एक्सिस की तरफ जाना चाह रहा है, ओके। तो बोथ आर अपोजिट और नॉट, both forces are opposite or not, yes they are opposite, these forces will be along this line, will be along this line, okay। यहाँ तो बस ऐसे ही दिखा दिया, along this line लगेंगे ये, okay, opposite to each other and along to each other, along this line, okay, okay, okay। मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेज विल बी सेम, आप ये भी बोल सकते हो कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेज विल बी सेम, line of action, you know, line of action of both forces will be same, will be same, clear, okay। So now from here he said F12 is equal to F21, F12 is equal to F21, but if you talk about the vector quantities, as you know the force is a vector quantity, so this should be the relation between the two things, clear है, clear है, चलिए बहुत बढ़िया। अब नाउ उसने कंसिडर किया मास m1 को और मास m2 को, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल थे बट डायरेक्शनल वाइज अपोजिट थे, ओके। यदि उसने एक फोर्स को ही ले लिया तो उसने बोला कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू, okay। Now he merged these two equations and he said कि F is directly proportional to m1 m2 upon r square, m1 m2 upon r square। फिगर उतार दो, मैं हटा रहा हूँ, चलिए। From here Newton's removed this proportionality sign with a constant, and that constant is capital G, remember this thing, क्योंकि हम स्मॉल जी और कैपिटल जी में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ जी मुझे पता है यार, मुझे सारी कहानियाँ पता है आप लोगों की, आप कहाँ कंफ्यूज होने वाले हो, हटाओ, ठीक है। ये याद रखना कि मैं सब कुछ जानता हूँ आप लोगों के बारे में, आपकी मेंटेलिटी अच्छे से जानता हूँ। तो फोर्स विल कम इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे उसने जी को बताया कि जी इज़ द यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ओके। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड इसलिए भी हो रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है 9th और 10th में, सेम एज इट इज़ है, जो चीज़ वहाँ पढ़ी थी वही चीज़ यहाँ पे पढ़ रहे हो, बस वेक्टर आ गया होगा, ये चीज़ नहीं पढ़ी होगी, बस सब कुछ वही होगा, ओके। तो दिस इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ओके, दिस इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, और इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं, ओके। द वैल्यू ऑफ दिस जी comes equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। डोंट वरी, आप लोग बोल रहे होंगे कि इसकी यूनिट कहाँ से याद रखी, यहाँ से, फोर्स की यूनिट न्यूटन, मीटर स्क्वायर, kg स्क्वायर, ओके। याद रखिएगा कि इसका यूनिट आपको इस फॉर्मूले से बनाना है।
कभी भी याद नहीं रखना इसकी यूनिट, ठीक है, ठीक है। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। अब ये कैसे मिली, दिस इज नन ऑफ आवर कंसर्न, ओके, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि इसका एक्सपेरिमेंट था जो न्यूटन ने परफॉर्म किया था, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑन इट, ओके, है ना। चलिए, जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो दुनिया के लिए ट्रू है, कहीं पे भी चले जाओ किसी भी यूनिवर्स में, ठीक है। हमारी जो मिल्की वे है उससे भी बाहर चले जाओ, किसी और में चले जाओ, कहीं पे भी जाओ, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी विल रिमेन सेम, दैट इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11, ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ओके, ओके। देखो दुनिया में सारी चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, इवन दो कि मेरा ये डस्टर इस मार्कर को अट्रैक्ट कर रहा है, ओके, मेरा ये डस्टर इस मार्कर को अट्रैक्ट कर रहा है, दिस मार्कर इज अट्रैक्टिंग दिस डस्टर, एंड बोथ आर दे आर बोथ अट्रैक्टिंग मी, एंड आई एम गोइंग टू अट्रैक्ट दीज टू थिंग्स ऑल्सो। नॉट दिस इज नॉट लाइक कि वो मुझे अच्छा लग रहा है ये अट्रैक्शन, नो, नॉट लाइक दिस, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिजिकल फोर्स है ये, एक्चुअली में फोर्स है, ओके, ओके, जो मास की वजह से होता है, मास की वजह से होता है। लेकिन इस फोर्स को, इन दोनों के फोर्स को ये रखें यहाँ पे, लेकिन वाई दे आर नॉट कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर एज दे आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर, ओके, वाई दे आर नॉट कमिंग टू ईच अदर, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है तो पास आओ पास आओ, पास आ गए, वाई दे आर नॉट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। इन दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स ईच अदर है ना, बहुत छोटा है, बिकॉज ड्यू टू दिस थिंग, g into 6 into 6.67 10⁻11, the mass of this thing will be 300 gram, okay, and the mass of this will be approximately 100 gram, okay, 300 ग्राम 100 ग्राम, ओके, मल्टीप्लाई विद दिस, कैलकुलेट करने की कोशिश करो, फाइंड करो फोर्स कितना आएगा, फोर्स बहुत छोटा आएगा, एंड दैट फोर्स इज नेग्लिजिबल, 10⁻⁻15 में आएगा ये फोर्स जो आएगा ना आपका, ये 10⁻⁻15 में आएगा। बीच का डिस्टेंस आप कुछ भी ले लेना, आप कुछ भी लेना है, 1 मीटर ले लेना, 1 मीटर ये रहा, दिस विल बी द 1 मीटर, ओके। तो बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर की वैल्यू हटा जाएगी, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, केजी की वैल्यू रखना, आपको पता चलेगा इसकी जो वैल्यू आएगी ना फोर्स की, वो 10⁻15 में आएगी। कितना छोटा फोर्स है 10⁻15, आप खुद सोचने की कोशिश करना। इसीलिए बोथ आर नॉट मूविंग टू ईच अदर, ओके, क्योंकि उससे ज़्यादा इनके बीच में रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन है, ओके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यही कंसेप्ट था, ठीक है। इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, लाइक कि बॉडी ऑफ मास 10 kg is attracted by another body of mass 50 kg, okay. Find the gravitational force between them. Let me tell you one thing, आप इसको क्वेश्चन को फाइंड करिए। लेट मी टेल यू वन थिंग कि ग्रेविटेशनल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से, जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ, ओके। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं पढ़ाना है, तो अब एस्केप वेलोसिटी ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होगा और आपकी पोटेंशियल एनर्जी इम्पोर्टेंट होगी, ओके। ग्रेविटेशनल फील्ड आप पढ़ोगे वो इम्पोर्टेंट होगी, ओके। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे और उन्हीं पर कुछ क्वेश्चंस बनेंगे टिपिकल और ग्राफ्स होंगे, ओके। इस टॉपिक पे जो ये टॉपिक पढ़ रहे हो F=gm m1m2/r², इस पर कोई भी चीज़ टिपिकल नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। m1 की वैल्यू 10 kg, m2 की वैल्यू 50 kg, ओके। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, मतलब लेकिन मैंने सेपरेशन नहीं दिया, तो एट दिस कंडीशन आप सेपरेशन को 1 मीटर ले लो, ओके।
सेपरेशन ऑफ 1 मीटर ले लो, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सिंपल है, सिंपल, जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। दिस विल बी 1050 बाई 1 स्क्वायर। हाँ 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 हाँ, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी राह हमें मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। 6 पंजे 30 हो 7 पे 35, 6 पंजे 30, 30 3 33, 6 पंजे 30 और 3 33। दिस विल बी द आंसर -9 न्यूटन। एंड यू कैन से दिस एज कि 3.3 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन। वाओ, यही आंसर आ रहा है क्या सबका? यही आना चाहिए था, यही आना चाहिए था। ओके, अच्छा एक चीज़ और है जो आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगी, मैं बता दूँ। मेरा काम तो यही है ना भाई, जो बुक में मिल जाए हटाओ। यदि मैंने वही बताया केवल, तो मेरा फ़ायदा क्या है? बुक को ही पढ़, है ना। मैं क्यों? क्योंकि जो बुक में टिपिकल चीज़ें हैं उनको आपको सिंप्लीफाई कर सकूं फर्स्ट, एंड देन कुछ वो चीज़ें बुक में नहीं हैं उसको आपको बता सकूं। ओके, नाउ जस्ट कंसीडर दिस, f is directly proportional to m1 m2 upon r square. If someone said to you कि draw a graph between f and m1 m2 upon r square, then what will you do? ओके, यदि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएं कि ये है, तो क्या करोगे आप? आजा शाम होली आई, मौसम ने दी अंगड़ाई, तू किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आई, तू चल मैं आई। ठीक है, आंसर आ रहा है? कितना आ रहा है बताओ, क्या होगा? कौन सा ग्राफ होगा जल्दी बताओ। ABCD, ABCD मुँह में BD, हाँ चलो बताओ ABCD कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी बताओ बच्चों, कौन सा ऑप्शन? A गलत, B गलत, C गलत, D आंसर। हाँ भाई D हो गया यहाँ, जरा देखो तो आंसर विल बी D। वाई लुक एट दिस थिंग। आप लोग यदि मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा एक इक्वेशन, y = mx, y = mx. Is this thing is look like x? Is this thing is look like x and this is y? We can say that y is proportional to x. This is the equation, y is proportional to x. और याद होगा कि इसकी जो इक्वेशन बनती है y = mx की, वो ऐसे बनती है, यहाँ पे y यहाँ पे x, और दिस वाला एंगल इज थीटा, tan थीटा इक्वल टू होता है m, द स्लोप ऑफ द लाइन। यदि आप इस स्लोप की कैलकुलेशन करोगे तो जो आपको वैल्यू जो मिलेगी, tan थीटा निकालोगे इसका तो आपको g मिलेगा। मतलब ये बहुत छोटा होता है, ये एक्चुअली में ऐसा नहीं बनेगा, ये बनेगा ऐसा। भोली सी सूरत आंखों में बसती दूर खड़ी शर्माई, आए हाय, बहुत ही छोटा एंगल, हालांकि इससे भी छोटा होगा क्योंकि g इज़ वेरी स्मॉल। tan थीटा जब छोटा होता है तो अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल होता है, ठीक है। हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा, लिटरली इससे भी कम ग्राफ बनेगा ये, ठीक है। कोई भी पूछे आज के बाद कि यदि कोई ग्राफ आपको निकालना है f n m2 है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के बीच में ही, तो क्या होगा? ठोक देना ये आंसर, ओके, ठोक देना। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अभी तो यार यही तो स्टडी है, इसी को तो बोलते हैं कंपटीशन के लिए सोचना। सोच बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन के लिए आप सोचते हो ना, तभी आपका आंसर हो जाता है, काम खत्म, आधा काम वहीं ख़त्म। यदि m1 m2 के बीच में बनाओगे तो भी यही ग्राफ बनेगा, ओके। हाँ, लेकिन यदि r स्क्वायर के बीच में बनाओगे, ठीक है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ओके, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा,
ठीक है, कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा और इधर भी इन्फिनिटी को टच नहीं करेगा, इधर वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, इधर एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्लियर है? ये ग्राफ बनेगा किसका? एफ और आर स्क्वायर के बीच का। दिस विल बी ग्राफ ऑफ M1 M2 एंड F के बीच में। यदि मतलब आपको अलग अलग भी बनाना है, F M1 तब भी यही होगा, F M2 तब भी यही होगा। ओके, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन के कर्व यही होते हैं हमेशा। ये इन्वर्स रिलेशन का कर्व है, जहाँ पे भी आपको इन्वर्स रिलेशन दिखे ना, ये कर्व ठोक दो, सीधा ठोक दो, बिना आँख से पलटे, बिना सोचे समझे। 1/r का भी यही कर्व होगा, 1/r स्क्वायर का भी कर्व यही होगा, लेकिन वहाँ पे मतलब चीज़ें रहती हैं, थोड़ा अलग होता है। ये थोड़ा सा ये सर्कुलर कर्व होगा, ओके, और 1/r का जो कर्व होता है वो थोड़ा पैराबोलिक कर्व होता है। ओके, हाँ, मतलब सॉरी, ये निगेटिव एक्सपोनेंशियल टाइप का कर्व होता है 1/r का। ठीक है, समझ जाओगे धीरे धीरे, हम मैथमेटिक्स में समझते होंगे कुछ बच्चे तो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, हम कुछ और पढ़ेंगे। वहाँ पे हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और वहाँ पे हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।